KP classes dedicated to excellence. हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिडनी गौतम। वेलकम टू नॉलेज पॉइंट क्लासेस। जैसे कि मैंने सब लोगों से प्रॉमिस किया था दैट केपी क्लासेस ब्रिंग्स 6 मंथ करंट अफेयर्स की सीरीज, और हम लोगों ने ऑलरेडी सितंबर अगस्त खत्म कर दिया है एंड जुलाई भी हम लोगों ने खत्म कर दिया है। नाउ वी आर ऑन द जून के करंट अफेयर्स पे। तो इन दिस वीडियो आई विल बी डीलिंग विद द जून करंट अफेयर गाइस। जून के करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। और जैसे कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ कि दैट आई विल बी ओनली फोकसिंग ऑन द टॉपिक्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लैट पर्सपेक्टिव, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट डीलिंग विद द स्ट्रेस जस्ट बिकॉज दे overburden themselves in order to study a lot of material. प्लीज जितना आप अपना मटेरियल प्रिसाइज कर सकते हो उतना अच्छा है और उतना आप जल्दी ही क्लैट को क्लियर करोगे। बिकॉज अगर आप इतने सारे मटेरियल पढ़ोगे तो यू ऑटोमेटिकली गेट कंफ्यूज, बिकॉज हर एक टॉपिक हर एक बुक में डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो एक टॉपिक को एक ही जगह से पढ़ो, दैट शुड बी इन अ डिटेल मैनर, राइट। नाउ अब मैं आप लोगों को बता दूं, क्लैट में वी हैव ओनली 2 months, अक्टूबर एंड नवंबर, आउट ऑफ विच अक्टूबर में आपका प्रॉपर तरीके से दिवाली है एंड लॉट ऑफ सेलिब्रेशन। माय फेवरेट सीजन इज द अक्टूबर, सभी का फेवरेट सीजन होता है। तो मैं आपको बताना चाह रही थी 2 मंथ आपको बचे हैं आपके क्लैट में, और करंट अफेयर और लीगल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ सब्जेक्ट्स होल्ड 70% ऑफ वेटेज आफ्टर 21-20 क्वेश्चंस, and we have a batch that is CLAT 2025 Yodha batch in just ₹699. So I hope this particular batch is affordable, can be affordable by every person. तो आई होप आप लोग हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे मेंटोर से आप बात कर सकते हैं। यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एंड केपी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से आपके फॉर्म फिल में मदद करता है एंड आपको प्रॉपर करियर गाइडेंस देता है, और आपको क्लैट के काफी सारे मॉक टेस्ट आपको मिलने पड़ते हैं। वी हैव 250 to 300 क्वेश्चंस जो कि क्लैट मॉक टेस्ट है। बेसिकली वी हैव 300 प्लस मॉक टेस्ट व्हिच आर अपलोडिंग इन आवर ऐप एंड दैट इज टू पेडेबल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चलते हैं अपने करंट अफेयर्स पे। तो वी विल बी डीलिंग जून के करंट अफेयर, और जून में काफी कुछ चीज हुआ था। माय फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो जीत गए थे। नाउ उनका एक और टेन्योर है और वो हमारे साथ दोबारा नेक्स्ट 5 ईयर के लिए रहने वाले। चलिए, कोलिशन गवर्नमेंट जून में कोलिशन गवर्नमेंट आई थी, यानी कि हमारे जनरल इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के 2024 में, और इसमें एक बनी थी क्या, इसमें बनी थी बेटा जी हमारी कोलिशन गवर्नमेंट, बिकॉज नन ऑफ द पार्टी वाज एबल टू गेट द मेजॉरिटी एट द सेंट्रल लेवल। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कोलिशन पार्टी। नाउ अब मैं एक वर्ड यूज करने पा रही हूँ, कोलिशन पार्टी। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोलिशन? नाउ कोलिशन refers to the scenario where a lot of political parties or where 2 or more political parties come together and they join their hands and they agree कि हम लोग एक बार मिलके सरकार बनाने वाले हैं। तो 2024 एक वही सिनेरियो को दोबारा से लाता है कि अब मिलके सरकार बनेगी, यानी कि अगर कोई भी पार्टी को अच्छे वोट नहीं मिलते और क्लियर मेजोरिटी से नहीं होती कोई भी, तो वो लोग गठबंधन सरकार बनाते हैं, यानी कि दे फॉर्म द कोलिशन बाय जॉइनिंग देयर हैंड्स एंड दे अग्री दैट वी टेक अ म्यूचुअल डिसीजन एंड वी अपॉइंट और वी सिलेक्ट अ प्राइम मिनिस्टर। तो यही 2024 की गवर्नमेंट बनी थी, बिकॉज अनदर पार्टी वाज एबल टू मैनेज क्लियर मेजॉरिटी। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोलिशन? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। बट यहां पे आता है लोकसभा। ना लोकसभा का मतलब क्या होता है जानते हैं? लोकसभा क्या है? लोकसभा का हमारा, अगर मैं बात करूं हमारी पार्लियामेंट के बारे में बेटा, इफ आई टॉक अबाउट आवर पार्लियामेंट, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पार्लियामेंट? समझते हैं, क्योंकि काफी बच्चों को पार्लियामेंट और इन सब चीजों के बारे में ही नहीं पता होता। पार्लियामेंट देखा जाए तो वी हैव 3 ऑर्गन्स, राइट। एक और अच्छे से ग्राफ बनाते हैं, आप लोगों को और अच्छे तरीके से आएगा। वी हैव 3 ऑर्गन्स, राइट।
लेजिस्लेशन, लेजिस्लेचर है हमारा पहला ऑर्गन, इसको हम और डिटेल में समझेंगे। दूसरा है बेटा जी हमारा एग्जीक्यूटिव। नाउ वी हैव थर्ड ऑर्गन दैट इज आवर जुडिशरी। नाउ लेजिस्लेचर का काम होता है टू लेजिस्लेट द लॉ, टू लेजिस्लेट द लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू एग्जीक्यूट द लॉ विच इज मेड बाय द लेजिस्लेचर, राइट। इन लॉज को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट द लॉज। ठीक है भाई, एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट द लॉज, राइट। क्लियर। जुडिशरी, अब काफी लोगों को लगता है जुडिशरी का मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल। नो, द मेन फंक्शन एंड द जुडिशरी जिसके लिए बना है इज टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करना कॉन्स्टिट्यूशन को एज पर द गिवन सिनेरियो, एज पर द गिवन सर्कमस्टांसेस, राइट। टू इंटरप्रेट the constitution, okay. Now this is the function of our three organs. You can also take a screenshot of the chart, right? Now the next मैंने आपको बताया, अब हम पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेचर को थोड़े और क्लियर वे में, ठीक है। सबको पता होना चाहिए एक कानून कैसे बनता है। पहले हम जानते हैं पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर। तो बेटा हमारे देश में फेडरलिज्म चलता है, सबको पता है, ठीक है। हमारा फेडरलिज्म है यानी कि कौन-सी फेडरल हमारी कंट्री है, ठीक है। यानी कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बट द अल्टीमेट अथॉरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, राइट। कौन-सी फेडरल, राइट। यानी कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बट the ultimate authority will be in the hands or is in the hands of the central government, okay. now ये हो गया। now legislature हमारे देश में, क्योंकि we have two division, although we have three divisions, center, state and local, but here we will not discuss the local government, here we will only be focusing upon the state and central। तो central की भी अपनी legislation होगी भाई, yes, द यूनियन उसकी स्टेट लेवल पे भी होगी अपनी लेजिस्लेशन, ओके। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट पे वी हैव अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या है हमारे पास में, वी हैव पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एज द नेम सजेस्ट दिस पर्टिकुलर पार्लियामेंट मेक्स द लॉ फॉर ऑल ओवर द कंट्री, राइट। तो अब क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट कंसिस्ट व्हाट, तो पार्लियामेंट कंसिस्ट हमारा लोकसभा, क्लियर, हमारा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए पार्लियामेंट कंसिस्ट व्हाट, Parliament consists Lok Sabha, Rajya Sabha and President of India. Now we need to understand about the state government. State government में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। स्टेट गवर्नमेंट पे हमारे पास बेटा जी दो कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं, ठीक है। यानी कि दो कॉन्सेप्ट्स, यूनिकैमरलिज्म बायकैमरलिज्म। Now as the name suggests, uni stands for one, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हैविंग वन हाउस। बाय stands for two, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट
comprises two house. Now what I'm trying to say is unicameralism, bicameralism में states में कितने houses होते हैं? दो. एक होता है state legislative assembly, ठीक है, एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. और काफी सारे बच्चों को ये डर है कि उनका क्लैट क्लियर होगा नहीं होगा. डजंट मीन और डजंट मैटर. इफ यू आर प्रिपेयरिंग बहुत विद द डेडिकेशन, बहुत ज्यादा डेडिकेशन एंड एफर्ट्स के साथ, तो इट डजंट मैटर. आपने बहुत सारी मूवीज में सुना होगा कि यू हैव टेकन द पार्टिसिपेशन इन द पर्टिकुलर स्पोर्ट, बट तुम जीते ना जीते उससे मतलब नहीं है. यू have given it 100% effort, right? That matters. If you have given 100% matter, so you all automatically get the inner satisfaction. Okay, this is not my day. किसी और का दिन था, but this is not my day. But again, you need to focus upon the lacunas or upon the shortcomings जो आपकी प्रिपरेशन में रह गए थे. तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं डरना. बस हर हर महादेव का नाम लो और अपना पेपर को अच्छे से क्लियर करो, राइट? एंड वी हैव ओनली 2 months, और 2 महीने के अंदर अंदर केपी क्लासेस आपको बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करा सकता है. एंड और केपी क्लासेस के पास काफी सारे मॉक टेस्ट हैं, बिकॉज अगर आप मॉक टेस्ट करते हो तो आपको पता लगता है आप कितने पानी में हो, राइट? नाउ स्टेट बाइकैमरलिज्म स्टैंड्स फॉर द 2 हाउसेस. फर्स्ट हाउस देख लिया हमने, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. नाउ द सेकेंड हाउस इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. बाइकैमरलिज्म 90% ऑफ द स्टेट्स में नहीं है, ओनली इन 6 स्टेट्स में, और कहीं कहीं 7 स्टेट्स बताई जाती हैं. तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में 6 या 7 है, दोनों है, तो यू हैव टू मार्क 7. और अगर 6 है तो 1 है, तो वो एक ही करोगे, आइदर इट्स 7 और आइदर इट्स 6. मैं आपको बता भी दूंगी, ठीक है? बाइकैमरलिज्म में कितने हाउसेज है हमारे, कितने वो है? 6 स्टेट्स में हमारा, 6 स्टेट्स में हमारी बाइकैमरलिज्म फॉलो की जाती है. पहला है एमपी, मध्य प्रदेश. दूसरा है यूपी. तीसरा है बेटा जी आपका महाराष्ट्र. 4th है आपका कर्नाटका. फिर आपका बिहार, और नेक्स्ट आता है आपका 1 2 3 4, एक आता है आपका तेलंगाना. और अगर 7 कहीं ऑप्शन आता है तो वो 7 स्टेट होती है बेटा जी आपकी उड़ीसा, बिकॉज कहीं कहीं दिखाया जा रहा है कि उड़ीसा में भी अभी बाइकैमरलिज्म चल रहा है. क्लियर बेटा? ये हो गया आपका बाइकैमरलिज्म. अब स्टेट यूनिकैमरलिज्म में एज अ नेम सजेस्ट, दिस पर्टिकुलर, एक सेकेंड रुकेंगे, दिस पर्टिकुलर हाउस में क्या है, ये इसमें सिर्फ एक ही हाउस आता है. क्या आता है? इसमें सिर्फ एक ही हाउस आता है बेटा, यानी कि इसमें सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आती है. और इन सारी स्टेट्स के अलावा हर जगह पे यूनिकैमरलिज्म फॉलो किया जाता है. तो दिस इज अबाउट स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है? नाउ आप लोग यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ मूविंग फर्दर, एज आई हैव टोल्ड यू कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में वी हैव लोकसभा, राज्यसभा, एंड वी हैव प्रेसिडेंट. ओके, चलिए बात करते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में. पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, एंड वी हैव अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, नाउ लोकसभा को और एक और नाम से जाना जाता है लोअर हाउस, एक और नाम से जाना जाता है हाउस ऑफ पीपल, बिकॉज वो लोग जो लोग लोकसभा में है उन लोगों को हम लोगों ने डायरेक्टली सिलेक्ट किया है टू रिप्रेजेंट एट द सेंट्रल लेवल. ठीक है, हाउस ऑफ पीपल,
लोकसभा कंटेन्स, लोकसभा में कितने लोग होते हैं? लोकसभा कंसिस्ट 545 मेंबर्स, ठीक है। और अभी प्रेसिडेंट में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी फिल्ड है, 542 या 543, ओके, ठीक है। राज्यसभा को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है अपर हाउस, ठीक है। और लोग अपर हाउस के अलावा हम एक और नाम से जानते हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसमें सारी मिनिस्ट्री के लोग रहते हैं, राइट। इसमें हमारे 250 मेंबर्स हैं, 250 मेंबर्स होते हैं, आउट ऑफ विच 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। These people belong to the different art, culture और literature, अलग अलग फील्ड से होते हैं ये लोग, ठीक है। And these 12 people are nominated by the president. Clear? ठीक है। And टोटल कितने बच गए? 238। तो 238 प्रेजेंट में रहते हैं। और अगर मैं इन लोगों का वो बताऊं डिफरेंस और थोड़ा सा, तो इनका डिफरेंस ये है, अगर मैं टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा का ये हो गया अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड ये, ठीक है बेटा। ठीक है। और ये एक ऐसा हाउस है जिसके मेंबर्स का टेन्योर 5 इयर्स रहता है, ठीक है। और ये परमानेंट हाउस नहीं है, नॉट परमानेंट, क्योंकि 5 साल बाद जब सरकार आती है तो इसके नए मेंबर्स आते हैं। बट ऑन द अदर हैंड राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस, ठीक है। इनके मेंबर्स का टेन्योर 6 इयर्स का रहता है बेटा जी। कितने इयर्स का? 6 ईयर का रहता है। और इनके 1/3 मेंबर्स क्यों परमानेंट है? क्योंकि 1/3 मेंबर्स को 1/3 मेंबर्स जो इनके होते हैं हमेशा नए आते हैं और मतलब जाते हैं और आते हैं 1/3 मेंबर्स। इस वजह से जब कोई हाउस पूरा ही, जब सारे मेंबर्स ही जाएंगे तो कैसे कोई हाउस मतलब डिसॉल्व होता रहेगा। तो ये परमानेंट हाउस है राज्यसभा, और लोकसभा इज अ नॉन परमानेंट हाउस। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट पार्लियामेंट। एंड प्रेसिडेंट तो हमारे है ही। प्रेसिडेंट जब अपनी एसेंट देते हैं, यानी कि सिग्नेचर बाय प्रेसिडेंट इज नोन एज एसेंट, or when he gives his assent on a bill, then that bill converts into the act, ठीक है। So this is all about Parliament of India. So I hope this particular topic is clear in your head, right? ये प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट का चार्ट हो गया आपका, ठीक है। और ये लेजिस्लेचर का चार्ट हो गया आप लोगों का, और ये 3 ऑर्गन हो गए आप लोगों के, ठीक है। And we have covered this also, ठीक है। चलो थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं कोलिशन के बारे में कि कोलिशन आया कैसे। तो 1977 में फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट बनती है बाय जनता पार्टी एट द सेंट्रल लेवल। 1975 में 25 जून को इमरजेंसी लगाई जाती है, एंड इंदिरा गांधी मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस और लॉट ऑफ अमेंडमेंट in the constitution itself through 42nd amendment. 42nd amendment is known as mini constitution, यानी कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई जाती है, and all of the rights of the people are suspended. Clear? And उसके बाद क्या होता है, सारे के सारे राइट सस्पेंडेड हो जाते हैं, और इंदिरा गांधी जी ने 42nd अमेंडमेंट लाती हैं, और 42nd अमेंडमेंट के थ्रू काफी सारे चेंजेस वो करती हैं, ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। प्लीज मार्क कर लीजिए, मार्क माय वर्ड्स, 42nd अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर? ठीक है। मूविंग फर्दर, 1977 में फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। 1989 के बाद स्टेट में कोलिशन पार्टीज बनना तैयार हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आता है हमारा एक और नई दोबारा से एक एरा 1999 से लेके 2004 तक, और हमारे पास कोलिशन गवर्नमेंट आती है, और वो होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बिकेम द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट टू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 5 इयर्स। बिकॉज जब 1977 में गवर्नमेंट बनी थी तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, एंड दैट गवर्नमेंट खराब ही हो गई थी, ठीक है।
तो 1919 से 2004 तक ऐसी पहली बार कोलिशन गवर्नमेंट बनी जो प्रॉपर 5 साल के लिए एक प्रॉपर टेन्योर उसने कंप्लीट किया। क्लियर? एनडीए। ठीक है, 2024 में दोबारा से रीमर्ज होता है ऑफ कोलिशन एरा एंड दैट इज टू वेयर आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इलेक्टेड वंस अगेन। क्लियर? तो 1977, 1989, 1999 से 2024 तक कंप्लीटेड फर्स्ट कोलिशन पार्टी लेड बाय द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस क्या हो जाती है वो कंप्लीटेड 5 इयर्स एंड 2024 में दोबारा से कोलिशन गवर्नमेंट बनके आती है एट द सेंट्रल लेवल। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कोलिशन। काफी ज्यादा हो गया कोलिशन में। नेक्स्ट आता है डिमांड फॉर द न्यू स्टेट्स। डिमांड फॉर द न्यू स्टेट्स एज द नेम सजेस्ट 2 जून को तेलंगाना को हो जाता है पूरा 10 साल फॉर्म हुए। ठीक है, तेलंगाना स्टेट ऑफ तेलंगाना कंप्लीटेड हिज 10 इयर्स ऑफ फॉर्मिंग एज द स्टेट। राइट, ये होता कब है? आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में तेलंगाना को अलग किया कर दिया जाता है एज हैदराबाद एज कैपिटल। ठीक है, reorganize the state of Andhra Pradesh by creating a separate state called Telangana. It's with Hyderabad as its capital. Clear हो गया बेटा? ठीक है, नेक्स्ट the move for a separate Telangana was motivated by the region. अब मुझे समझ में नहीं आता what is the reason of creating the new states, because not sometime 99.9% the reason is the regionalism, the feeling of regionalism. For example, this is a classroom और half the classroom में for example 50 students है, out of which 25 students get kind of a princes and kings वाला treatment from the teacher and rest of the 25 students are neglected by the teacher. So the rest of the 25 students what might think that हम लोगों को इग्नोर किया जाता है, तो we should move टू द नेक्स्ट टीचर। हमको एक नई टीचर के पास जाना चाहिए, तो वो हमको अच्छे से पढ़ाएंगे और उनको प्रॉपर लगेगा। तो ऐसे ही होता है, एक स्टेट में से एक रीजन को तो बहुत ज्यादा वहां पे डेवलप किया जा रहा है, रेस्ट ऑफ द रीजन को ऐसे निगलेक्ट कर दिया जा रहा है। ये स्टेट होता है। एक कौन सा होता है? अगर एक स्टेट में दो तरह के कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वही एक कम्युनिटी को ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है और दूसरी कम्युनिटी को ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो सेकेंड रीजन इज दिस बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा। ये और रिसेंटली जून में ही एक राजस्थान की ट्राइब है जिन्होंने भिल प्रदेश नाम का स्टेट मांगने की डिमांड करी है, और भिल प्रदेश उन्होंने यानी कि भिल इज अ ट्राइबल community which has demanded the new state known as Bhil Pradesh, which must comprises the area of Rajasthan, Gujarat and some part of Maharashtra. ठीक है, याद रखिएगा भिल ट्राइब। ये हो गया बेटा जी आपका। अब एक स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया कहां से? तो सबसे पहले जैसे ही मैं थोड़ा हिस्ट्री बताती हूँ, होता क्या था 1947 को जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट होती है, तो जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट होती है तो वहां पे जितनी भी, फॉर एग्जांपल बेटा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, दिस इज आवर भारत। ठीक है, ओ गॉड, ये हमारा भारत है और इसकी कुछ बाउंड्री सेट है। ठीक है, तो ये बाउंड्रीज ना ब्रिटिशर्स ने खींची हुई थी। ये बाउंड्रीज सेटअप बाय द ब्रिटिशर्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। किसकी कन्वीनियंस के लिए? लैंग्वेज वगैरह की उससे नहीं खींची थी उन लोगों ने,
दे हैव ड्रॉन द बाउंड्रीज ओनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, सो दैट उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी सरकार जो प्रॉपर तरीके से चलती रहे। ठीक है, ये हुआ। तो इसी रिलेटेड से हमारी बनती है प्रॉपर, इसी से आती है हमारी कमेटी सारी की सारी। ये है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन और कमेटी। तो सबसे पहले कमीशन हमारी आती है एसके धार कमीशन 1948। एसके धार कमीशन 1948 में दिस पर्टिकुलर कमीशन रिजेक्टेड द ग्राउंड ऑफ लिंग्विस्टिक बेस, और इन्होंने बोला कि लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी हमारा, मतलब हम लोग लड़ रहे हैं और हमारे अगर हम स्टेट फॉर्म कर रहे हैं तो रेदर ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेस शुड इंस्टेड व्हाट शुड वी डू इज कि हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही हमारी बाउंड्रीज को दोबारा से रीड्रॉ करना चाहिए। किसके बेसिस पे? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे। और हम लोगों को बिल्कुल भी लिंग्विस्टिक फैक्टर्स को नहीं देखना चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आती है हमारी जेवीपी कमेटी। क्या आती है हमारी? जेवीपी कमेटी। ना जेवीपी स्टैंड्स फॉर क्या? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड टी स्टैंड फॉर पीताम्बरी। ठीक है, जिनका नाम सीताराम भी होता है। इन्होंने भी दोबारा बोला कि लैंग्वेज इन मतलब दिस बोथ ऑफ द कमिटी, एसके धार, जेवीपी कमिटी, बोथ ऑफ द कमिटी रिजेक्टेड द ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज एज द मैटर ऑफ रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज, ओके, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, राइट। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आता है वो आता है हमारा फैजल अली कमीशन, दैट इज इन 1953। 1953 में, अब मैं थोड़ा सा इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आगे चलती हूं हमारे एक मूवमेंट पे जिनका नाम है विशाल आंध्र मूवमेंट। होता क्या था, मद्रास में दो कम्युनिटी थी, मद्रास प्रोविंस में दो कम्युनिटी, तेलुगु एंड तमिल। तमिल मेजॉरिटी में थे एंड तेलुगु वर इन माइनॉरिटी। क्लियर हो रहा है? तेलुगु वर इन माइनॉरिटी है बेटा। ठीक है, हमारे तेलुगु माइनॉरिटी में थे और तमिल वर इन मेजॉरिटी। ठीक है, तो दे हैव लॉन्च बिकॉज इन दे तेलुगु पीपल स्पीकिंग फेल्ट दैट तमिल लोग हमको निग्लेक्ट करते हैं एंड वी आर नॉट मतलब वी आर नॉट ऑल्सो taken care by the state government, so they have decided to launch विशाल आंध्र मूवमेंट, या इसको विशाला आंध्र मूवमेंट भी बोलते हैं। मतलब एक तो इसको विशाल आंध्र लिखते हैं प्रॉपर और एक इसको लिखते हैं विशाला हाइफन आंध्र। दिस मूवमेंट इज लेड बाय पोटी श्रीराम मल्लू। पोटी श्रीराम मल्लू ने इस मूवमेंट को लेड किया था। ठीक है, विशाल आंध्र मूवमेंट refers to the movement where Telugu demanded a new state known as Andhra Pradesh, and this particular movement led by the Poti Shriram Mallu and this veteran leader went for the कहीं 58 days के फास्ट पे, indefinite, कहीं 51 लिखा हुआ कहीं 58 लिखा हुआ है, तो we both try to focus। तो वो ये लीडर जो थे 58 डेज के लिए 51 डेज के लिए ही वेंट ऑन द इंडेफिनिट फास्ट व्हिच लेड टू हिज डेथ, और उनकी इतने दिन के फास्ट पे जाने से उनकी हो गई डेथ। नाउ द डेथ ऑफ द पोती श्रीराम मल्लू लेट्स द कॉज ऑफ डिसरप्शन, अ लॉट ऑफ डिसरप्शन, अ लॉट ऑफ अनरेस्ट इन द कंट्री, ठीक है, और इन द स्टेट, राइट। नाउ देन द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फॉर्म अ न्यू स्टेट नोन एज आंध्र प्रदेश फॉर द Telugu people, but again in 2024-40 Telugu people demanded a new state और वो तेलंगाना के ग्रुप में हमारे पास सामने आती है। ठीक है, 2014 को। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद में होता क्या है, जब श्री राम मल्लू जी की डेथ हो जाती है तो एक स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाया जाता है। इसकी डेट आती है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाया जाता है। वो कब आता है? 1953 में आता है, और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा आता है 1956 में। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहां आता है हमारा? 1956 में बेटा जी। ठीक है, अब ये एक्ट लाता कौन है?
और दिस एक्ट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ creation of 14 states and 6 union territories. 14 state and 6 union territories, guys. Beta, am I clear with this topic? Okay, now next. और जो मैंने बताया स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन, स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट किसके बदौलत आया? वो आता है हमारे फैजल कमीशन, फैजल अली कमीशन साहब की वजह से, ठीक है। इन्होंने ये किया था। फैजल कमीशन रिकमेंड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 14 स्टेट्स, 6 यूटीज एंड द पार्लियामेंट इंप्लीमेंटेड इट्स रिकमेंडेशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट 1976, ठीक है। 7th अमेंडमेंट और 1976 के थ्रू हमारा ये 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज केम इनटू फोर्स। क्लियर हो गया बेटा? चलो नेक्स्ट, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट है? ये किसी भी पूरे वीडियो में, किसी भी पूरे सेशन में कोई डाउट होता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन आवर क्लैट योद्धा बैच 2025 इन जस्ट 6999। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल इमरजेंसी। जो मैंने बोला हमारी इमरजेंसी को लगे हुए 1975 से 2024 तक 25 साल हो सके हैं पूरे, ठीक है। 50 ईयर्स हो चुके हैं, सॉरी, ठीक है। एंड और हमारी इमरजेंसी कब लगी थी? 25 जून 1975 को ये इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट जानना है बेटा, हम लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जाननी पड़ेगी। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, आउट ऑफ विच नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल। देखेंगे इधर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज है हमारे पास में। ठीक है, नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल। ओके, नेशनल आर्टिकल 352, स्टेट आर्टिकल 356, फाइनेंशियल आर्टिकल 360। स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी नहीं लगी और मेरे को लगे भी ना। Although national emergency has been implemented thrice in our country till yet. वो कौन सा टाइम था? एक था 1962, एक था 1971, ठीक है। 1962, 1971 और तीसरा था 1975। 1962, 1971 देखते हैं। 1962 में इंडिया चाइना का वॉर होता है, अक्साई चीन एरिया जब हमारे चाइना ने कब्जा कर लिया होता है। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश जब आजाद हुआ था और एक नया देश बन के आया था, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान टर्न्स इनटू द बांग्लादेश इन 1971 एंड मिलियंस ऑफ बांग्लादेशी took the refuge in India. Okay, 1975 और इन दोनों बार में 1962 में और 1971 में हमारा जो इमरजेंसी लगती है वो लगती है हमारे वॉर के बेस पे। बट इन 1975 इंदिरा गांधी imposed emergency on the ground of कौन सा केस? On the ground of internal disturbance, ठीक है। बट in 44th amendment the ground of internal disturbance was substituted by armed rebellion। क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या है? हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन लगाएगा, लड़ाइयां हो गई, इमरजेंसी लगा ली। सो 44th अमेंडमेंट में 1978 में इंटरनल इमरजेंसी को रिप्लेस कर दिया था हमारे किस नाम से? आर्म्ड रिबेलियन के नाम से। Am I clear यहाँ तक? ठीक है, और ये सब मैंने पूरा आपको बता दिया। अगर कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। 3 तरह की इमरजेंसी, नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल। National emergency come under the ambit of the 352. State emergency come under the ambit of Article 356.
एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी इज गिवन अंडर आर्टिकल 360. ओके, उसके बाद में नेशनल इमरजेंसी अभी तक हमारी पूरी कंट्री में 3 बार लग चुकी है. फर्स्ट 1962 जब इंडिया चाइना का वॉर, when China occupied our Exciting area. 1971 India with Pakistan on the matter of Bangladesh. ठीक है, ओके. ठीक है बेटा, और 1971 में हमारा इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस. ओके, अब एक सिंपल सा आता है, पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 came into effect and this particular act replaced the Indian Post Office Act 1898. You just need to memorize जो भी मैंने अभी बोला. The Post Office Act 2023 come into effect and this particular act replaced the act that is the Indian Post Office Act 1898. Okay. Next, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट. सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है बेसिकली आपने देखा होगा काफी सारी एडवर्टाइजमेंट बहुत झूठी होती हैं. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा फेयर लवली लगाओ गोरे हो जाओगे. ठीक है, पान मसाला काइंड ऑफ चीजें जो एक्चुअली आपको हेल्थ को बहुत ज्यादा मतलब हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट करती है, खराब करती है. तो इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का एक मैंडेटरी किया है प्रोविजन, जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो जो भी एडवर्टाइज करा रहा है बंदा उसको SDC लगाना पड़ेगा, दैट आई विल बी द ओनर फॉर दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट एंड और इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट से कोई भी कैसी भी दिक्कत होती है इफ इट्स गोज अगेंस्ट द मॉरल ऑफ सोसाइटी. ठीक है, यानी कि इफ दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट गोज अगेंस्ट द मॉरल ऑफ सोसाइटी देन आई विल बी लायबल फॉर दिस. ठीक है, इसी का काम होता है SDC. फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने बोला ये खाओ ठीक हो जाओगे 10 दिन में, तुमको बीमारी है कुछ बीमार है कैंसर है खाओ, इससे हेल्थ और खराब हो गई ना. SDC की मदद से हम उस बंदे को पकड़ सकते हैं जिसकी वो एडवर्टाइजमेंट है. ठीक है, इंडिया ग्लोबल पीस पेपर. ये जस्ट टू एक बार हमको बस पढ़ना है. रिसेंटली अ समिट ऑन पीस इन यूक्रेन टाइटल पार्ट टू पीस समिट was held in Switzerland. ठीक है, आपको देखना है एक समिट हुआ है पीस में यूक्रेन के अंदर, इसका नाम है पार्ट टू पीस समिट. ठीक है, हेल्ड इन स्विट्जरलैंड में. अबाउट पास इन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू डेवलप, मतलब बेसिकली अब यूक्रेन में आपको पता है रशिया यूक्रेन का वॉर कितना खराब चल रहा है, तो भी जो यूक्रेन में जो भी दिक्कत आ रखी है उसको सेटल करना, उसको एकदम ठीक कर देना. ठीक है, इंडिया रिप्रेजेंटेशन, द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बहुत ज्यादा है. The Secretary of the India's Ministry of External Affairs attended the summit. इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस समिट को अटेंड किया है. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अटेंडेड द समिट. ओके, ठीक है, और इंडिया's participation aligned with this constituent consistent approach to facilitating a peaceful resolution through dialogue and diplomacy. ठीक है, डिप्लोमेसी वगैरह कर रही है, बस आपको बस इतना याद रखना है. यूक्रेन में पीस हुआ है, इसका नाम है टाइटल पार्ट टू पीस. ठीक है, और ये हुआ है स्विट्जरलैंड में, और हमारे इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी ने इस समिट को अटेंड किया है. और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्ट टू पीस समिट व्हिच वाज हेल्ड इन यूक्रेन इज टू प्रमोट पीस इन द यूक्रेन. ठीक है, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन भी बहुत सही है. आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं उन लोगों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है. ठीक है, और बहुत ज्यादा ऐसी काफी सारी खबरें निकल कर आई थी, काफी सारी वीडियोस निकल के आई थी कि लोग ऐसे ही रुक रहे हैं, और इनफैक्ट जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी उनको भी वो जाना पड़ा वहां से. तो द कंडीशन ऑफ द बांग्लादेश वॉज वेरी काइंड ऑफ डिटोरेटिंग, और नई भी सरकार बनने में सुनने में आई है वहां पे, बट हिंदू टेम्पल्स तोड़े वोड़े गए हैं वहां पे, काफी ज्यादा हमारे भगवानों की बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की गई है, इंसल्ट की गई है, और जो हमारे हिंदू कल्चर है, जो हमारे हिंदू बंगाली हैं भाई वहां पे, वो भी बहुत ज्यादा फंस रहे हैं. तो आप लोग को आवाज उठानी चाहिए. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश पेड अ स्टेट विजिट. ठीक है,
हमारे इंडिया में आई हैं वो, ठीक है, और अपना बायलैटरल रिलेशनशिप सुधारने के लिए। और ये दोनों ही कंट्री ने एमओयू साइन किया है, विच इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये कोऑपरेशन के लिए किया है, ठीक है। और ये आप इनके ऑब्जेक्टिव हैं, शेयर्ड विजन फॉर इंडिया बांग्लादेश डिजिटल पार्टनरशिप। डिजिटल पार्टनरशिप यानी कि जो भी अभी आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा आईटी है सेक्टर जो बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, उसमें पार्टनरशिप, डिजिटल पार्टनरशिप में ग्रीन पार्टनरशिप यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्ट की गई है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है बेटा। जैसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द वे वेयर वी शुड यूज आवर रिसोर्सेज इन सच अ वे विच सो दैट हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उनको यूज कर सके, ठीक है। अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना चाहिए बेसिकली, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी देखो, ठीक है, ये सब है। गंगा के ऊपर काफी ज्यादा वो किया गया है, ठीक है। और ये ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन जो भी चल रही है उसको ठीक करना है, यानी कि यूनाइटेड नेशन अनवील द ग्लोबल प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी रिकमेंडेशन फॉर द वर्ल्ड, यानी कि अगर मिस इन्फॉर्मेशन रेफर द फॉल्स एंड लीडिंग कंटेंट without harmful intent, though it can still be harmful. False or misleading content spread with the intent to deceive or gain economic, political confusion, public harm, known as disinformation. Information तो यूनाइटेड नेशन स्टेट्स ने एक यूनाइटेड नेशन ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक निकाला है कि भाई जो भी ये ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल इकोनॉमी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उस कंट्री की, अगर उसको दिक्कत पहुंच रही है तो वो फिर उसको सजा मिल जाएगी। तो बेसिकली काइंड ऑफ ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने चलाया है, ठीक है बेटा जी। तो आई होप आज का सेशन आपको काफी एनर्जेटिक लगा होगा और काफी मजा आया होगा। एंड if you have any sort of doubt, do let me in the comment section and do not forget to join our CLAT 2025 Yoda batch in just 6,999, क्योंकि ये सीट्स बंद होने वाली है बहुत जल्दी, और ये सिर्फ गांधी जयंती, और ये दिस पर्टिकुलर ऑफर विल ओनली बी रिमेनिंग टिल 20th October, और जब तक आपकी लेट रहेगी तो आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन इफ आई वेरी मच सीरियस टू गेट इनटू द NLU, तो यू शुड ज्वाइन आवर बैच एज सून एज पॉसिबल। एंड और मिलते हैं एक और नए करंट अफेयर की वीडियो के साथ। सब्सक्राइब आवर चैनल KP CLAT।